दोस्तों नमस्कार। मैं नित्यानंद धारीवाल आज अपने YouTube चैनल में एकाग्रता में आने वाली बाधाओं के बारे में आपको बताऊंगा। एकाग्रता में बहुत सी बाधाएं आती हैं, जिनमें कुछ तो आंतरिक या विषयगत सब्जेक्टिव होती हैं और कुछ बाह्य होती हैं। यहाँ पर हम कुछ की चर्चा करेंगे, जैसे स्वाभाविक आलस्य या कठिन परिश्रम के प्रति अनिच्छा, मन का चंचल होना या मन के भटकने की ओर स्वाभाविक झुकाव, चिंता और घबराहट, थकावट, उत्तेजना से प्रेम या रुचियों की बहुतायत। स्वाभाविक आलस्य या मन की अस्थिरता को सुधारने के लिए इच्छा शक्ति अथवा संकल्प विल को काम में लाना चाहिए। घबराहट, चिंता व भय आदि तीनों की रुचि, अवधान और स्मृति को स्थिर कर देते हैं। व्याकुलता को हटाकर उनकी जगह साहस, आशा, आत्मविश्वास और ईश्वर में श्रद्धा के भाव को भर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस बात को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चिंता और घबराहट से कोई परिस्थिति सुधारी नहीं जा सकती, बल्कि और भी बिगड़ जाती है। भय और चिंता, मन की चंचलता जैसे दोष बहुधा आत्मसूचना के अभ्यास द्वारा दूर किए जा सकते हैं। आत्मसूचना का अर्थ है कि आप अपने आप को जानबूझकर सचेत रूप से इन दुर्बलताओं को पराजित करने के लिए आदेश दें। रात को सोने से जरा पहले ही आत्मसूचना का अभ्यास करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। जब मन थका हुआ हो, उस समय उसे जबरदस्ती किसी काम पर एकाग्र करना बड़ी भूल है। शक्ति क्षय के बाद शक्ति संचय की बारी आनी चाहिए और मन की वास्तविक थकावट के लिए मानसिक विश्राम अत्यंत आवश्यक है। बहुत सी रुचियों के रखने का स्वभाव तय परिणाम होता है कि दिमाग पर इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में अवधान को अपने आप को एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला देने की आदत पड़ जाती है और मन सदा एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कूद फान करने का अभ्यस्त हो जाता है। कोई भी मनुष्य बहुत से विषयों पर ध्यान देकर उन सब में सिद्धर्थ नहीं बन सकता। अपनी मानसिक शक्तियों में सबसे उत्तम ढंग से काम निकालने के लिए यह आवश्यक है अवधान के विस्तार को छोटा करके उसके केंद्र के तेज को बढ़ाया जाए। इसके अलावा एकाग्रता के मार्ग में बहुत सी बाहरी अड़चनें भी उपस्थित हो सकती हैं, जैसे शोरगुल, अनुपयुक्त प्रकाश इत्यादि। एकाग्रता के लिए सबसे उत्तम वातावरण प्राप्त करने के लिए ऐसी बाधाओं को बिल्कुल दूर कर देना आवश्यक है। पढ़ने की कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बैठने में आसानी हो और बैठने का ढंग भी आराम का होना चाहिए, जिससे कि उन मांसपेशियों पर जो शरीर को थामे हुए हों कम से कम जोर पड़े। किताब को इस प्रकार रखना चाहिए उसको पकड़ने में कम से कम परिश्रम करना पड़े। रोशनी बाएं कंधों से ऊपर आनी चाहिए, विशेषकर लिखते समय, जिससे कि लिखने की परछाई लिखावट पर न पड़े। आँखों को कभी कभी क्षण भर के लिए बंद कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी मांसपेशियों को विश्राम मिलता रहे और थकावट की प्रगति में रुकावट पड़े। इसी तरह शरीर की थकान को कम करने के लिए कभी कभी बैठने की स्थिति को बदल लेना या उठकर चलना फिरना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कपड़े ढीले होने चाहिए, जिससे खून के दौरे के लिए काफ़ी जगह रहे। वायुमंडल स्वास्थ्यप्रद होने चाहिए, उसमें शोरगुल या अन्य तरह की आवाज़ की बाधाएं भी न होनी चाहिए। भरपेट भोजन के बाद तुरंत ही ऐसे कामों में न लग जाना चाहिए जिसमें एकाग्रता की आवश्यकता हो। ऐसे समय को तो हल्की प्रकार की पुस्तकों के पढ़ने तथा तथ्यों के संग्रह करने या ऐसे काम में ही लगाना चाहिए जिसमें दिमाग की ज़्यादा
आवश्यकता न हो। यद्यपि अवधान निसंदेह ही कुछ हद तक एक प्राकृतिक देन है, फिर भी शायद मन की कोई दूसरी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें शिक्षा द्वारा अवधान से अधिक उन्नति की जा सके। और जैसा कि शरीर और तथा मन की दूसरी शक्तियों के लिए ही भी सत्य है, अवधान की उन्नति का रहस्य बहुत ज़्यादा है। थैंक यू, धन्यवाद।